नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां मंगलवार का दिन हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। एक तरफ मोदी सरकार के खिलाफ 26 पार्टियों ने मिलकर नए गठबंधन का ऐलान कर डाला, तो विपक्ष की एकजुटता को जवाब देते हुए पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए ने अपनी ताकत दिल्ली में दिखाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस गठबंधन पॉलिटिक्स से किसे कितना फायदा होगा, ये तो चुनावों में पता चलेगा, लेकिन ये तय हो गया है कि 2024 का चुनाव बेहद जोरदार मुकाबले का होने वाला है। दो 2024 का शुरू काउंटडाउन, सत्ता के खिलाफ विपक्षी ऐलान। एनडीए बनाम इंडिया होगा, नई संसद के लिए घमासान होगा। मोदी नाम केवलम से बीजेपी को आस, 26 पार्टियों से विपक्ष बनेगा खास। नई संसद को, नई सरकार के लिए नए साल का इंतजार करना होगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है और दोनों ही पक्षों की रणनीति और एजेंडा एक ही है। संख्या बल बाहर जितनी ज्यादा होगी, संसद की उतनी ही ज्यादा कुर्सियों पर कब्जा करना संभव हो पाएगा। जितने ज्यादा दल साथ होंगे, चुनावी महासमर को पार करना उतना सरल हो जाएगा। विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक मंगलवार को बेंगलुरु में हुई। 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ बैठे। चिंतन हुआ, मंथन हुआ, चुनावी समर में कैसे मोदी ब्रिगेड को परास्त किया जाए, इस पर मंथन के लिए अगली बैठक का भी फैसला हुआ। लेकिन बेंगलुरु से विपक्षी एकता को जो नाम निकलकर सामने आया, उसने सरकार के साथ साथ राजनीति के जानकारों को भी हैरान कर दिया। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया तय किया गया। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। नाम के ऐलान के साथ ही विपक्षी एकता ने आधी जंग जीतने का ऐलान कर दिया। व्यूज और ट्वीट की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए, तो किसी ने नारा लगाया चक दे इंडिया, तो कहीं से आवाज आई इंडिया विल विन। देश में चुनावी सुगबुगाहट शुरू होते ही नीतीश कुमार ने विपक्षी कुनबे को जोड़ने और बीजेपी से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि शुरुआत में नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के मनभेद और कांग्रेस की अति महत्वाकांक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब कांग्रेस को ये बात समझ आ चुकी है कि बगैर गठबंधन के पीएम मोदी की छवि से लड़ना और खुद को राजनीति में बनाए रखना संभव नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी से परेशान विपक्षी दलों और नेताओं को एक छत के नीचे आना पड़ा। बेंगलुरु में इकट्ठा हुए 26 दलों ने अपनी एकता को नया नाम देने के साथ साथ कुछ और फैसलों पर भी हामी की मुहर लगाई। बैठक में विपक्षी दलों ने फैसला लिया। सभी विपक्षी दलों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आने का फैसला लिया। विपक्ष ने अगली बैठक के लिए मुंबई के नाम पर सहमति जताई है। चुनाव के लिए दिल्ली में सचिवालय स्थापित किए जाने पर सहमति जताई गई। बैठक में 11 सदस्यों की समन्वय समिति के गठन का भी फैसला लिया गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने एक मंच पर इकट्ठा हुए इंडिया के नेताओं ने इस बैठक की अहमियत बताने के साथ साथ मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, अपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा।
भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया। ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। आजादी खतरे में आई है, तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश की जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। हालांकि जब बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक खत्म हुई और बारी बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उससे पहले इस बैठक के सूत्रधार नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहले ही निकल गए। नीतीश कुमार के इस तरह बैठक के नतीजों पर कुछ बिना बोले चले जाने से बीजेपी को नीतीश पर हमले का मौका मिल गया। इसे लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट किया, नीतीश और लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना भाग लिए क्यों निकल गए? कहीं संयोजक नहीं बनाने से नाराज तो नहीं? दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार के पहले निकल जाने पर चुटकी ली। अश्विनी चौबे ने लिखा, सुना है बिहार के महागठबंधन के बड़े बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल आए। दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा लोग पहले ही नाराज हो रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में भी 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन निकल गए थे, जिसके बाद विपक्षी एकता से दोनों के नाराज होने की खबरें भी सामने आई थी। इन बैठकों का मकसद 2024 के आम चुनावों से पहले मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश भर है। नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस गठजोड़ में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिख बेंगलुरु बैठक में आने का न्योता दिया था। तब साफ कर दिया था कि विपक्षी एकता को लेकर चर्चाओं का जारी रहना बेहद जरूरी है। बेंगलुरु में विपक्ष की महफिल सजी तो दिल्ली में भी मोदी सरकार ने अपने कुनबे को धार देने के लिए महामंथन किया। मंगलवार को ही दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बड़ी बैठक के जरिए विपक्षी एकता को जवाब देने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साथ आए दलों का आभार प्रकट किया और लगे हाथ इंडिया के खिलाफ एनडीए का नया फुल फॉर्म और उद्देश्य भी बता दिया। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से
डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले होने वाले इस बैठक का मकसद ये दिखाना है कि जहां मोदी विरोध के नाम पर विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं पीएम मोदी के समर्थन में भी कई दल बीजेपी के साथ हैं। तैयारी देखकर यही लगता है कि संख्या बल के हिसाब से एनडीए विपक्ष पर भारी पड़ेगा। बेंगलुरु में विपक्ष की 24 पार्टियां इकट्ठा हुई, तो वहीं अशोका होटल में एनडीए के 38 दल ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाकर विपक्षी एकता को अपनी मजबूती दिखाई। हालांकि इनमें कई ऐसी पार्टियां भी हैं जिनकी ताकत संसद में नहीं है, लेकिन बीजेपी ने एनडीए की बैठक से पहले विपक्ष की बैठक पर हमला भी शुरू कर दिया। देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। भाजपा स्वयं कॉम्पिटेंट है अपनी सरकार चलाने के लिए, बावजूद उसके वो गठबंधन के लोगों को भी उन्होंने तरजीह दी है। और दूसरी ओर जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है वो सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए हो रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई सब्स्टिट्यूट अभी हिंदुस्तान में नहीं दिखता है। और जहाँ तक विरोधी का सवाल है, इन लोगों का बैठक सत्ता के लिए है जिसका नेतृत्व कोई नहीं करने वाला है। देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। जो बेंगलुरु में बैठक है वो 24 के चुनाव के बाद विपक्ष मजबूत हो, इसके लिए बैठक है। और जो दिल्ली में बैठक है तो दिल्ली में सरकार बनाने की बैठक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बैठक है। एनडीए का गठबंधन है, ये दूर तक चलने वाला गठबंधन है, लंबे समय तक सरकार रहने की स्थिति में है, क्योंकि विपक्ष में कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है विपक्ष में। देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं। न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संवैधानिक मूल्यों को मानती हो और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कार्य करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। एनडीए गठबंधन को देश की जनता दिल से स्वीकार चुकी है। एनडीए सरकार के जो 9 वर्षों के कामकाज रहे, जो उपलब्धियां रहीं, जो योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं, उससे देश की जनता के मन में आज एनडीए गठबंधन है, मोदी जी की लीडरशिप है। और इसलिए आने वाले 2024 के लिए हमारे लिए किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए के बैठक में बीजेपी के अलावा एआईएडीएमके,
शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, जेजेपी, आईएमकेएमके, आजसू, आरपीआई, एमएनएफ, टीएमसी, आईपीएफटी, बीपीपी, पीएमके, एमजीपी, अपना दल, एजीपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, निषाद पार्टी, यूपीपीएल, एआईआरएनसी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, जनसेना शामिल हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी में उठे तूफान और बिहार में महागठबंधन से जीतन राम मांझी के निकलने के बाद एनडीए का कुनबा और बड़ा हो गया है। कई पार्टियों ने एनडीए का हिस्सा होने का ऐलान कर दिया है, तो कुछ की औपचारिकता बाकी है। एनसीपी, लोक जनशक्ति पार्टी, एचएएम, आरएलएसपी, वीआईपी, एसबीएसपी सत्तारूढ़ गठबंधन में नए सदस्य होंगे। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं, तो चिराग पासवान भी जल्द ही इसके औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि इस गठबंधन में कुछ पार्टियां आपस में भी लड़ रही हैं। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस लोकसभा सीट को लेकर अलग अलग बयानबाजी भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल कर चुकी बीजेपी को छोटे छोटे दलों की दरकार क्यों है? क्या विपक्षी दलों की एकता बीजेपी को परेशान कर रही? हालांकि बीजेपी को यकीन है कि सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही 2024 की चुनावी नैया पार हो जाएगी। लिहाजा नए साथियों को जोड़ने का मतलब ये कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि मोदी मैजिक कमजोर पड़ गया। लोकसभा चुनावों से पहले देश में कई अहम विधानसभा चुनाव होने और हर पार्टी राज्यों के चुनावों को सत्ता के फाइनल के क्वालिफायर के तौर पर देख रही। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि चुनाव बयानों का नहीं, समीकरणों का भी खेल है। और चाहे बीजेपी हो या विपक्षी पार्टियां, 2024 के चुनाव से पहले किसी भी समीकरण को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती, ताकि जरूरत पड़ने पर हर हाल में बाजी उसी के हाथ में रहे और सत्ता पर उसी का डंका बजे। बेंगलुरु से प्रशांत गुप्ता और दिल्ली से कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।